तो हम लोग अपने जॉइंट का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, और जॉइंट के डिस्कशन में ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी जॉइंट में अगर पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन है तो उसको सिंपली अप्रोच करने का तरीका ये है कि भैया अच्छी हिस्ट्री लीजिए, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करिए, पर उसके बाद जॉइंट पे आइए, सीधे जॉइंट पे मत आइए। दूसरा ये पता लगा लीजिए भाई कौन सा जॉइंट, सिंगल जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट, इससे भी आपको डायग्नोसिस में मदद मिलेगी। अब सवाल इस बात का उठता है कि भाई जॉइंट तो हमने देख लिया, हमने कैसे देखा, कैसे सोचा कि भैया बोन ठीक है या नहीं, बोन का अलाइनमेंट ठीक है, उसके बाद लिगामेंट्स और कैप्सूल, उसके बाद कार्टिलेज, उसके बाद साइनोवियम, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जॉइंट में हो जैसे कि मेनिस्कस वगैरह। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी जॉइंट में, इतना तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब सवाल उठता है मसल सराउंडिंग द जॉइंट या स्ट्रक्चर सराउंडिंग द जॉइंट, वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम लोग ये आते हैं कि भाई आप मूवमेंट्स टेस्ट करते हैं, तो अगर सिंगल एक्सेस का जॉइंट है, जैसे ये एमपी जॉइंट है, ये एमपी जॉइंट है, इसमें बॉल मेटाकार्पल की हेड है और फेलिंग्स, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की कॉन्केविटी है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो इसकी 3 एक्सेस होंगी मूवमेंट की। एक साइड टू साइड एक्सेस होगी जिस पे ये फ्लेक्स और एक्सटेंड होगा, एक इसकी जो है वो एंटेरोपोस्टिया एक्सेस होगी जिस पे ये एबडक्ट और एडक्ट होगा। एबडक्ट और एडक्ट एंटेरोपोस्टीरियर एक्सेस पे होगा, आगे पीछे, आगे से पीछे जा रही है एक्सेस। और एक सुपीरियर और इन्फीरियर एक्सेस होगी जिस पे ये रोटेट होगा इधर और इधर। तो जब कभी भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो उसकी 3 एक्सेस हैं, बट मान लीजिए कि फेलिंग्स है, ये फेलिंग्स की एक ही एक्सेस है, तो ये एबडक्ट एडक्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये समझना है कि एक्सेस जो होती है वो बॉल के सेंटर के थ्रू पास होती है और सॉकेट मूव करती है। तो अब ये मूवमेंट जो है वो तीनों एक्सेस पे चेक करना है और ये देखना है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब मूवमेंट अगर घट गया तो क्यों घट गया, तो मूवमेंट घटने का पहला कारण ये है कि मान लो कि ये रिस्ट है, तो अगर डॉर्सी फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस, लॉन्गस, ब्रीवियस, अल्नारिस, ये मसल्स अगर ये डॉर्सी फ्लेक्स ना हो पाए, कि पैरालाइज हो जाए, रेडियल नर्व की पैरालिसिस हो जाए, तो डॉर्सी फ्लेक्शन लॉस हो जाएगा। पर ये एक्टिव मूवमेंट लॉस हुआ, पैसिवली यू विल स्टिल बी एबल टू डॉर्सी फ्लेक्स द रिस्ट। अब सवाल इस बात का उठता है, मान लो पामर फ्लेक्सर्स और रिस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो पैसिवली भी नहीं आप मूव कर पाओगे। तो इस तरह एक्टिव और पैसिव लॉस ऑफ मूवमेंट जो है एक्टिव है, ये लॉस ऑफ मूवमेंट पैसिव है। इससे ये पता लग जाता है कि डॉर्सी फ्लेक्सर्स पैरालाइज्ड हैं या पामर फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्टेड। अब ये सारे की सारी कॉजेस, डॉर्सी फ्लेक्सर और पामर फ्लेक्सर, जॉइंट के बाहर है। तो ये लॉस ऑफ मूवमेंट जो है ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस कहलाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जॉइंट के बाहर है। इसको सूडो एंकाइलोसिस भी कहते हैं कि फॉल्स एंकाइलोसिस है, फॉल्स लॉस ऑफ मूवमेंट है, जॉइंट ठीक है। अब जॉइंट के अंदर का सोचो, तो जॉइंट के अंदर में कार्टिलेज है, कार्टिलेज में मान लो इरोजन हो गया, तो जॉइंट में जब भी मूवमेंट होगा तो पेन होगा, पेन से जो है मसल स्पैज़म होगा, क्योंकि वो मूवमेंट को प्रिवेंट करना चाहता है। जो भी पावरफुल मसल है वो उस पोजीशन में खींच ले जाएगा जॉइंट। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि तुमने जैसे ही मूवमेंट किया, पेशेंट के मुंह पे जो है वो तकलीफ के साइन आए,
और उसने रेजिस्ट किया मूवमेंट को। और इसमें एक और फिजिकल साइन होता है कि मान लो कि बच्चे का हिप जो है वो ट्यूबरकुलर है, तो मसल स्पैज़म से पेन रुका हुआ है क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब रात में बच्चा सो गया तो सडनली जो है मूवमेंट हुआ और पेन हुआ। इसको हम लोग कहते हैं नाइट क्राइस। अब इरोसिव से और आगे बढ़ते हैं। एक तरफ इरोजन था, दूसरी तरफ इरोजन था, और दोनों जुड़ गए आपस में। तो इरोजन, किसिंग इरोजन एंड फाइब्रस एंकाइलोसिस, इसमें मूवमेंट करीब करीब गायब हो जाता है और कोई अटेम्प्ट टू मूव जो है वो पेनफुल हो जाती है। फाइनली ये फाइब्रस टिश्यू बोनी बन जाती है, इसलिए देयर इज नो मूवमेंट और नो पेन। तो इसको कहते हैं बोनी एंकाइलोसिस। तो अब ये बात समझने की है, इसके बाद जो है जो बात समझने की है वो ये है कि सपोजिंग हमारे पामर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट कंट्रैक्टेड है, तो पहले तो थोड़ा कंट्रैक्टेड है, तो इसलिए हमारा मूवमेंट न्यूट्रल से ऊपर तक जा सकता है। डॉर्सीफ्लेक्शन न्यूट्रल से ऊपर तक हो सकता है, पर लिमिट हो गया। तो पहला स्टेज है लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। दूसरा जो है इतना कंट्रैक्ट हो गए कि न्यूट्रल तक जा सकता है, तो ये हो गया लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन। और तीसरा ये पोजीशन हो गई इन पोजीशन ऑफ पामर फ्लेक्शन, जिसके बियॉन्ड ऑपोजिट मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं डिफॉर्मिटी। तो ये पामर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गई। तो पहले जैसे जैसे कंट्रैक्शन बढ़ता जाता है, पहले लॉस ऑफ पहले जो है वो डिक्रीज इन मूवमेंट होता है, फिर लॉस इन मूवमेंट होता है, और फिर डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो डिफॉर्मिटी की परिभाषा ये है कि इट इज अ पोजीशन ऑफ अ जॉइंट बियॉन्ड विच ऑपोजिट पैसिव मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग डिफॉर्मिटी कहते हैं। अगर एक्टिव लॉस है तो उसको हम लोग ड्रॉप कहते हैं, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप। अब अगर डिफॉर्मिटी हो जाती है तो इसके इफेक्ट्स क्या है? इसके इफेक्ट ये है कि मान लो कि ये हमारा ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो है ये हिस्सा, ये जो है ये पेल्विस है और ये लेग्स है। तो अगर एबडक्शन डिफॉर्मिटी हुई, इसका मतलब इट्स अ पोजीशन इन द रेंज ऑफ एबडक्शन बियॉन्ड विच एडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इस लिम्ब को पैरेलल ट्रंक के लाने के लिए पेल्विस टिल्ट हो जाएगी। तो जैसे ये पेल्विस टिल्ट हो गई तो ऊपर की स्पाइन कॉन्वेक्स हो जाएगी इधर, और क्योंकि इधर का एसेटेबुलम नीचे है इसलिए लिम्ब की लेंथ अपेरेंटली बढ़ जाएगी। तो मेजरमेंट मूवमेंट के बाद आता है, और मेजरमेंट इसलिए चेंज हो सकता है क्योंकि बेसिकली जो जॉइंट है वही लोअर हो गया। हिप जॉइंट अगर लोअर हो गया राइट साइड का, तो राइट साइड की अपेरेंट लेंथनिंग हो जाएगी, और लेफ्ट साइड की अपेरेंट शॉर्टनिंग हो जाएगी। पर शॉर्टनिंग का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शाफ्ट ऑफ फीमर की ओवर राइडिंग में मेल यूनियन हो गया हो तो भी शॉर्ट हो जाएगा, या ग्रोथ प्लेट डैमेज हो गई हो, या पैरालिसिस हो गई हो तो ग्रोथ ना हो पाई हो। इसलिए मेजरमेंट में जो शॉर्टनिंग या लेंथनिंग आती है उसके कारण जो है वो दो हैं, अपेरेंट मतलब असल में नहीं है, और दूसरा ट्रू। तो ट्रू चेंज इन लेंथ एंड अपेरेंट चेंज इन लेंथ दो तरह के होते हैं। तो इस तरह से किसी भी जॉइंट की एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, मेजरमेंट, मूवमेंट, डिफॉर्मिटी एंड स्पेशल टेस्ट ये होते हैं। इसके बाद ये टेस्ट करना चाहिए कि भैया फंक्शन को क्या हो गया। तो फंक्शन में मान लो हिप को टेस्ट कर रहे हो तो वॉकिंग, पेनलेस वॉकिंग डिस्टेंस, गेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स कैसी है, स्क्वैटिंग, क्रॉस लेगेड सिटिंग और चेयर पे सिटिंग कैसी है। अगर ये सब फंक्शंस नॉर्मल हैं, बिना पेन के हैं और कंप्लीट है, तो इसके मतलब यह है कि जॉइंट को डिटेल में परहैप्स एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी। तो इतना समझ लो भाई
ये जॉइंट का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट है। अब रीजनली कौन सा जॉइंट है, इसके लिए वहाँ की एनाटमी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ की एनाटमी के साथ साथ हम लोग एक एक जॉइंट कवर करेंगे।